कैसे, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि जीएसटी के बेनिफिट्स क्या हैं, और एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन के साथ जो है वो हम कुछ चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें तो जीएसटी के आने से पहले हमारे पास जो है वो दो तरह के टैक्स होते थे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स होते थे और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स होते थे। तो हमारे लिए समस्या क्या थी, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स भी फॉलो करते थे और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स भी फॉलो करते थे। तो एक व्यक्ति जो मैन्युफैक्चरिंग करता है उसको नाना करते हुए भी कई बार करीबन 15 अलग अलग तरह के लॉ जो है वो फॉलो करने होते थे, जिसकी वजह से उसके लिए अपने आप में उनको समझना, उनको फॉलो करना, उनकी कंप्लायंस करना और बाद में अगर स्क्रूटनी होगी तो उसकी चेकिंग कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा बर्डन था, जिसको सॉल्यूशन दिया जीएसटी ने। आज भी हमें कई बार लगता है, लोग बोलते हैं अरे जीएसटी में एक रिटर्न है, दो रिटर्न है, लेकिन है तो एक ही लॉ की। पहले आपको 15 अलग अलग लॉ समझने थे, आज आपको एक ही लॉ समझना है, चाहे वो नेशनल लेवल पे स्टेट बेस्ड रजिस्ट्रेशन क्यों ना हो, लेकिन लॉ एक ही है। रिटर्न अपने आप में आपको हर स्टेट में एक ही भेजनी है। पहले आपको एक्साइज की रिटर्न अलग भरनी थी, वीएटी की अलग भरनी थी, सर्विस टैक्स की अलग, एंट्री टैक्स अलग जमा कराना था, एंड सो। तो आपको बताना चाहूंगा कि 1 जुलाई 2017 से पहले हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो एक एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी, और एक्साइज ड्यूटी के अंदर मुझे जो टैक्स पे करना था वो करना होता था मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो जैसे ही मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया तो मुझे उसका अगर उसका रिमूवल हुआ या नहीं हुआ, मुझे जो है वो उसके ऊपर जो है वो जीएसटी पे करना है। तो चाहे वो मेरा कैपिटिव कंजम्पशन हो, आप लोग जो है हमारे दोस्त कई बार सुन के हैरान होंगे कि अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाई और वो प्रोडक्ट जो है वो बना के आपने एज ए रॉ मटेरियल ही दूसरे स्कीम के अंदर दूसरे अपने प्रोडक्ट में यूज करनी चाहिए, तो भी 1 मिनट के लिए इंटरमीडिएट लेवल पे ये माना जाता था कि आपने एक पार्ट बनाया, चाहे वो बड़े पार्ट में जुड़ा, लेकिन अगर आपने एक पार्ट बनाया, मैन्युफैक्चर किया जो कि सेपरेटली डिस्टिंक्टेबल मार्केटेबल प्रोडक्ट है, तो उस केस में आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। आज हमारे को जीएसटी कब देना है, जब मैं सप्लाई करता हूं, लेकिन एक्साइज ड्यूटी जो हुआ करती थी वो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे हुआ करती थी, जिसको हम लोग जो है वो एक्साइज ड्यूटी के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से दोस्तों दूसरा जो लॉ था, जो सेंट्रल लेवी था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से था, वो था हमारा सर्विस टैक्स। और सर्विस टैक्स जैसे आप जानते हैं कि सर्विसेज पे एप्लीकेबल था। 1994 के अंदर हमारा 1994 में आया था, और जिसके अंदर जो है वो अगर आप कोई सर्विस देते हैं, आप सीए हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, आप जो है वो आप कोई इंजीनियर हैं, कोई आर्किटेक्ट हैं, कोई इंटीरियर डेकोरेटर हैं, आप कोई पार्लर की सर्विस देते हैं, तो आपको उसके ऊपर सर्विस टैक्स एप्लीकेबल था। आपको जो है वो जैसे ही आपने सर्विस दी, आपको उसके ऊपर सर्विस टैक्स कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को पे करना होता था। इसके बाद दोस्तों जो तीसरा लॉ हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था वो था वीएटी। पहले उसका नाम सेल्स टैक्स था, 2005 में उसका नाम वीएटी बना। और अगर आपने जो है वो लोकल सप्लाई करी, लोकल सेल करी, तो आपको लगता था वीएटी मतलब वैल्यू एडिड टैक्स। और अगर आपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान भेजा तो उस केस के अंदर जो है वो आपको लगता था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो ये हमारा एक तरीका था कि जो हमारे को जो है वो सेल के ऊपर, तो जैसे ही मैंने कोई सामान सेल किया तो मुझे जो है वो उसके ऊपर जो है वो वीएटी चार्ज करना होगा। एक बात और समझने की है आप लोगों के लिए कि अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं तो मुझे एक्साइज ड्यूटी भी लगती थी और मुझे वीएटी भी लगता था। तो और इवन कई बार तो ऐसा भी होता था कि अगर सपोज कीजिए मैं एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हूं तो मुझे वीएटी भी लगता है और सर्विस टैक्स भी लगता था, तो डबल टैक्सेशन भी होता था। तो इसलिए जो है वो टैक्स पे टैक्स भी होता था, जिसको हम कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं, अभी सीखेंगे। तो इस वजह से मुझे जो है वो मल्टीपल टैक्सेस फॉलो करने पड़ते थे और मल्टीपल टैक्सेस पे टैक्स भी लग जाता था। क्या कहना चाह रहा हूं, टैक्स पे टैक्स कैसे लगता था, एक एग्जांपल के साथ आपको थोड़ी देर में अभी जो है वो आपको बताने का प्रयास करूंगा। उसके बाद दोस्तों जो है वो अगली इंपॉर्टेंट चीज थी, वो थी कस्टम ड्यूटी। मतलब अगर आप इंडिया से बाहर से कोई सामान लेके आ रहे हैं तो उस केस के अंदर जो है वो आपको कस्टम ड्यूटी जो है वो पे करनी है। और यहां पर आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि कस्टम ड्यूटी के अलावा, तो अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आपने इंडिया के बाहर से कोई सामान मंगाया और उस सामान से गवर्नमेंट को यह लगता है कि आपने जो है वो अगर यही सामान अगर इंडिया में बना होता तो एक्साइज ड्यूटी आती, लेकिन आपने इंपोर्ट कर लिया तो एक्साइज ड्यूटी का नुकसान हो गया। तो इसलिए जो है वो कस्टम ड्यूटी के साथ दो तरह की ड्यूटी और लगा करती थी।
वो है हमारी काउंटरवेलिंग ड्यूटी, जिसको हम बोलते थे CVD। और वो कौन सी होती थी? इन ल्यू ऑफ एक्साइज ड्यूटी, कि अगर ये माल इंडिया में बना होता तो एक्साइज ड्यूटी मिली होती, इसलिए आप कस्टम ड्यूटी के अलावा एक CVD और दे दीजिए। और दूसरी ड्यूटी कौन सी थी? स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, जो वैट के अगेंस्ट में होती थी, क्योंकि आपने कहा भाई साहब ये तो मैं सामान इंपोर्ट कर लिया, अगर इंपोर्ट कर लिया तो मुझे वैट भी नहीं मिला, तो उस केस के अंदर जो है वो कस्टम ड्यूटी के अलावा जैसे ही आपने सामान इंपोर्ट किया आपको कस्टम ड्यूटी देनी है, उसके बाद CVD देनी है, और उसके बाद आपको जो है वो SAD देना है। तो आपको जो है वो 3 तरह की ड्यूटी जो है वो इंपोर्ट पे एप्लीकेबल हुआ करती थी मेजोरिटी ऑफ द आइटम्स के ऊपर। और फाइनली जो है वो आपका होता था जैसे एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रोए, मतलब अगर आपकी स्टेट में कोई सामान जा रहा है और जैसे ही वो सामान आपकी स्टेट में एंटर करेगा तो आपको जो है वो एक एंट्री टैक्स जो है वो स्टेट के लेवल पे चार्ज किया जाता था। तो दोस्तों मेरे बताने से ही आप कंफ्यूज हो चुके होंगे। अगर आप जो है वो आज बताने से कंफ्यूज हो रहे हैं तो सोच के देखिए कि आपके 2017 से पहले का जो नियम थे, 2017 से पहले के जो लोग थे, 2017 से पहले जो फॉलो करते थे, उनके लिए अपने आप में, बिजनेसमैन के लिए अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज था कि वो करीबन करीबन जो है वो कंट्री में 30 से 35 तरह के लॉ थे जो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं, और जो किसी के ऊपर 10 लॉ एप्लीकेबल थे, किसी पे 5 एप्लीकेबल थे, किसी पे 15 लॉ एप्लीकेबल थे। तो वो अपने आप में अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रोसीजर, हरियाणा का लॉ अलग, मध्य प्रदेश का अलग, यूपी का अलग, 1 मिनट के लिए महाराष्ट्र का अलग स्टेट लॉ, जो VAT का लॉ है उसके प्रोसीजर अलग, उनकी रिटर्न की टाइमलाइंस अलग, उनके जो है वो वैल्यूएशन के तरीके अलग। तो क्या होता था कि एक व्यक्ति जो है वो बिजनेस करने की बजाय कहीं ना कहीं पर इन सारे लॉ को फॉलो करने का ही प्रयास करता रहता था कि अगर कोई गलती हो गई तो मुझे इंटरेस्ट पेनल्टी जो है वो अपने आप में लग जाएगी। तो जो दोस्त मेरे कोई एग्जाम देने की तैयारी करते हैं उनके लिए अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि GST के बेनिफिट क्या हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो वो बता सकते हैं वो ये कि आज की तारीख में ईज ऑफ कंप्लायंस है। पहले मैं इतने सारे लॉ फॉलो करता था, आज मुझे केवल और केवल एक ही तरह का लॉ फॉलो करना है, चाहे वो मुझे स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना है, लेकिन GST के नियम एक है, प्रिंसिपल एक है, डेफिनेशन एक है, रिटर्न एक जैसी है, अपने आप में हर प्रोसीजर जो है वो एक जैसा है, ना कोई सेंटर का अलग है, स्टेट का अलग है, सबके लिए एक ही समान जो है वो प्रोसेस है, जो कि मेरे लिए बड़ी आसान है कंप्लायंस करनी। दोस्तों आगे चलते हैं और जो है समझते हैं कि अब जो है वो क्या हुआ। तो पहले मैं क्या था? पहले मैं बटा हुआ था, ओ मैं मैन्युफैक्चरर हूं, नहीं मैं तो सर्विस प्रोवाइडर हूं। कोई कहता था नहीं भाई साहब आप तो सामान सेल कर रहे हो, आप तो ट्रेडर हो। और फिर आ जाता था वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, फिर आ जाता था जॉब वर्कर। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जॉब वर्क क्या होती है, ये जॉब वर्क है या ये मैन्युफैक्चरिंग है? तो अगर आप कोई पुराना दोस्त हमारा ये प्रोग्राम सुन रहा है तो वो अगर पुराने केस लो उठा के देखेगा तो कम से कम 2000 से 5000 ऐसे केस लो होंगे जिनमें यही झगड़ा है कि ये जॉब वर्क है या ये मैन्युफैक्चरिंग है, यही झगड़ा है कि ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है या ये अपने आप में जो है वो सर्विस है, या ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है या अपने आप में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है। तो इसलिए जो है वो बहुत सारे झगड़े जो थे वो इसी बात पे थे कि ये एक्टिविटी को हम क्या बोलें, जॉब वर्क बोले या मैन्युफैक्चरिंग बोले, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग बोलूंगा तो मैं बोलूंगा भाई साहब एक्साइज ड्यूटी दे दो, और अगर मैं जॉब वर्क बोलूंगा तो मैं बोलूंगा कि सर्विस टैक्स पे कर दो। तो अपने आप में सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट अपनी लायबिलिटी बना लेता था और एक्साइज डिपार्टमेंट अपनी लायबिलिटी बना लेता था। तो कहीं ना कहीं पर जो है वो एक एसएससी जो है वो इस क्लासिफिकेशन के द्वंद में, क्लासिफिकेशन के डिस्प्यूट में ही पड़ा रह जाता था, और उसका जो है वो कहीं ना कहीं पर बहुत सारा जो है वो एनर्जी जो है वो लिटिगेशन के अंदर ही फंसी रह जाती थी। दोस्तों आगे चलते हैं और अब देखिए जीएसटी में क्या हुआ। इस सारे झगड़े से, सारे दिक्कतों से बाहर आने के लिए जीएसटी के अंदर इन सारी बातों को, तो अगर मैं बोलूं कि आपको जो है वो कि अगर मैं बोलूं जी कि ये जितनी भी बातें हैं इन सारी बातों को खत्म करके कि कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कोई 1 मिनट के लिए सर्विस नहीं है, कोई अपने आप में सेल नहीं है, जो भी चीज है वो अपने आप में एक ही चीज है और वो है सप्लाई। वो है सप्लाई, मतलब एक्टिविटीज को एक सप्लाई के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, बोल दिया गया कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं, कोई सर्विस नहीं, कोई ट्रेडिंग नहीं, कोई अपने आप में जॉब वर्क नहीं, कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं, जो भी है एक्टिविटी है उसका एक ही मतलब होगा, क्या वो सप्लाई है। तो इसलिए अगर सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा, अगर सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा।